फेमस प्लेयर्स के बारे में बताया जाएगा जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है, नॉट अबाउट ऑल प्लेयर्स, फेमस प्लेयर, ठीक है, जो प्रसिद्ध है उनके बारे में पढ़ेंगे। और शुरुआत अगर करें और नीरज चोपड़ा जी से करें तो क्या सोने पे सुहागा हो जाए, ठीक है, क्योंकि गोल्डन बॉय भारत के, ठीक है, नीरज चोपड़ा जी से हम शुरुआत करेंगे। तो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर भाला फेंक नीरज चोपड़ा जी, बच्चा बच्चा जानता है नीरज चोपड़ा जी के बारे में, इन्हीं से शुरुआत करेंगे। फिर मैं आपको कुछ पुराने खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगी। इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही लंबा होता है, वास्ट होता है, बड़ा होता है। और वॉइस इज नॉट ऑडिबल, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट हैपेंड बबली जी, क्या समस्या है आवाज में? नमस्कार वैष्णवी जी, गुड इवनिंग। मिंटू जी गुड इवनिंग, प्रदीप जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके है ना, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए कोई समस्या नहीं है। तो आपसे नीरज चोपड़ा जी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपको जानकारी होनी भी चाहिए। नीरज चोपड़ा जी का जन्म 24 दिसंबर 1997 में हुआ था, लिख लीजिएगा 24 दिसंबर 1997 में। अब आप कहोगे कि मैम जन्म हमें याद रखना है, तो बिल्कुल याद रखना है, लिख लीजिएगा 24 दिसंबर 1997, ठीक है। 1997 में क्या होता है, नीरज चोपड़ा जी का जन्म होता है। कहां से इनका संबंध है, तो पानीपत से संबंध है, लिख लीजिएगा। कहां पर होता है, आपके पानीपत में, ठीक है भाई। तो लिख लेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा पानीपत, पानीपत जिला, पानीपत जिले से संबंध है। किसका संबंध है, नीरज चोपड़ा जी का संबंध है, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। हमें समझ गए आप नए स्टूडेंट हो, आपके नाम को देख के मुझे लगा कि शायद आप नए स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, करते हैं शुरुआत यहाँ पर, ठीक है भाई। चलिएगा, तो नीरज चोपड़ा जी के बारे में आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर। और नीरज चोपड़ा जी एक एथलीट प्लेयर है, यानी कि इनका जो स्पोर्ट्स में कैटेगरी होती है, जैसे कि अब कहोगे कि मैम ये तो भाला फेंक से संबंधित है, एथलीट कैसे हुए? जैसे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में बॉलर भी होता है, बैट्समैन भी होता है ना। तो ये सारे क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, यानी कि इसमें पार्ट्स होते हैं। वैसे ही एथलीट में काफी सारी कैटेगरीज होती है, याद रखिएगा आप, ठीक है भाई, ठीक है। खांद्रा गांव से है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि पानीपत के खांद्रा गांव से इनका संबंध है, लिख लीजिएगा, ठीक है। पानीपत के खांद्रा गांव से, ठीक है, संबंध है किनका, नीरज चोपड़ा जी का, ठीक है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर, हम कहेंगे वन ऑफ द फेमस प्लेयर है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। मतलब देखो ये कौन है यहाँ पे स्टूडियो एडिटर, मैच खोल रखा है इसमें, ठीक है। खांद्रा से संबंध है, लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि बताइएगा बिल्कुल क्या इनका और किससे संबंध है, ये भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर भी है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। ये भारतीय सेना में, लिख लीजिएगा, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर है, ठीक है, सूबेदार के पद पर है। ओके बच्चों, ठीक है, ये भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर भी है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब आ जाती है इनकी शिक्षा की बात, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं जो फेमस प्लेयर है उनकी शिक्षा, ठीक है, उनके जीवन के बारे में अगर कोई ऐसी चीज है तो आपसे पूछा जाता है। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई मुख्य जो प्रारंभिक होती है हरियाणा से की है। जैसे मेरी जो एजुकेशन है 4th क्लास तक की वो हरियाणा से हुई है, ठीक है। चरखी दादरी गांव सावड़ में एक स्कूल था, बाल शिक्षण निकेतन हाई स्कूल, वहां से मैंने 4th क्लास तक की पढ़ाई की। 5th क्लास के बाद में आपके जो है गाजियाबाद से हुई, फिर 5th से 12th क्लास तक गाजियाबाद से। तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने भी कहां से प्राप्त की है, आपकी याद रखिएगा, हरियाणा से ही प्राप्त की हुई है। और ग्रेजुएशन की डिग्री यानी कि ग्रेजुएट है, जो सूत्रों के अनुसार पता चला है नीरज चोपड़ा जी के बारे में। और कहा जाता है कि इनकी जो पढ़ाई के बाद में इन्होंने बीबीए कॉलेज ज्वाइन किया था, वहीं से इन्होंने डिग्री की। तो डिग्री कहां से की है, यानी कि ग्रेजुएशन कहां से की है, बीबीए कॉलेज से की है, याद रखिएगा, ठीक है भाई।
सोनिया, अरे साउंड में कुछ प्रॉब्लम है क्या? चेक करना। ठीक है, चेक कर लेते हैं, अभी कोई बात नहीं। आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा नीरज चोपड़ा जी के कोच का नाम क्या है? उवे नाम है। क्या नाम है? उवे। ठीक है, ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। क्या नाम है? उवे नाम है इनके कोच का, और वो जर्मनी के हैं, इंडिया के नहीं है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और नीरज चोपड़ा जी का जो प्रदर्शन है इतना अच्छा हुआ, उसके पीछे कोच को ही श्रेय जाता है, याद रखिएगा। तो कोच का नाम क्या है? उवे। ठीक है भाई, कहाँ के हैं ये? आपके जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा। कहाँ के हैं ये कोच? मतलब जर्मनी के हैं, नीरज चोपड़ा जी के कोच है, याद रखिएगा। खेल जीवन की बात करेंगे तो कई सारी प्रतियोगिताओं में मेडल जो है आपके नीरज चोपड़ा जी ने जीते हैं, जिनमें से वन ऑफ द प्रोमिनेंट आप कहेंगे दैट इज टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स में 7 अगस्त के दिन बच्चे अरे की आगे पीछे वॉइस तो नहीं है एक बार। ठीक है, इनके जो नखरे है ना, हर क्लास में कुछ ना कुछ नखरे लेके आते हैं बच्चे। ये सीधे बच्चे नहीं है इतने, ये हरियाणा के बच्चे हैं मैम। इनको हर क्लास में कुछ ना कुछ अरे वो थोड़ा बहुत टेक्निकल उससे हो जाता है ना आगे पीछे, इतनी क्या ही दिक्कत है? इतना तो एडजस्ट कर लो। तुम्हें बिल्कुल ही लाइव लाइव चल रही है क्लास, रिकॉर्डेड नहीं है। हल्का फुल्का हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे वॉइस आ रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो हो जाता है इतना, क्या दिक्कत है? ठीक है भी, ठीक है, चलिए। तो ये जो है चीजें आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखिए, लिख लीजिएगा। उवे होन इनके कोच का नाम है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इनकी उपलब्धियां। ठीक है भाई, नीरज चोपड़ा जी की उपलब्धियों की बात कर लेते हैं, तो लिखिएगा आप सभी। उपलब्धियों में लिखेंगे आप सभी, चर्चा में रहते हैं बहुत अधिक, याद रखिएगा। कोई ना कोई चैंपियनशिप जीतते ही रहते हैं। तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो है आपका दैट इज टोक्यो ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक्स है आपका? टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करेंगे, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हुए थे, याद रखिएगा। होने कब थे आपके? 2020 में, कोविड की वजह से आपके 21 में हुए थे। टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है भी, कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। तो इनका ओलंपिक में एक ही मेडल है, याद रखिएगा, एक गोल्ड मेडल। ठीक है, एक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जो कि इनके जीवन का एकमात्र मेडल है। ठीक है, जो कि नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक्स में जीता हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले इन्होंने ना कोई सिल्वर मेडल जीता है, ना ही कोई ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, अगर हम एशियाई खेलों की बात करेंगे तो एशियन गेम्स में भी इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता हुआ है। एशियन गेम्स में भी इनका एक गोल्ड मेडल है, याद रखिएगा। ठीक है, एशियन खेलों में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों की हम बात करते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने एक गोल्ड मेडल जो है आपका जीता हुआ है, लिख लीजिएगा। ठीक है, काफी सारी चैंपियनशिप है। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हो गई आपकी, लिख लीजिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, एक गोल्ड मेडल। ठीक है, ये कौन है आपके? नीरज चोपड़ा जी की हम बात कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं हम? नीरज चोपड़ा जी की बात यहाँ पर की जा रही है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है भाई, बताइए। ठीक है, बताइए। याद रखोगे आप सभी? ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि नीरज जी का जो रिकॉर्ड है वर्तमान में, ठीक है भी, नीरज जी का वर्तमान रिकॉर्ड कितना है बताइए। इन्होंने, नीरज जी का जो वर्तमान रिकॉर्ड है भाला फेंकने का, वो कितनी दूरी पर इन्होंने भाला जो है आपका फेंका हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो लिख लेंगे आप सभी 86.69 मीटर। कितना है आपका? 86.69 मीटर की दूरी का भाला जो है इन्होंने फेंका, इतने दूरी पर भाला फेंका। और ये इनका क्या है? रिकॉर्ड है, याद रखेंगे आप सभी। कहां पर बनाया ये रिकॉर्ड? इन्होंने 2022 में फिनलैंड में बनाया। कहां पर बनाया था? फिनलैंड में बनाया था, याद रखिएगा। इन्होंने डायमंड लीग भी जीती।
ठीक है भाई, डायमंड लीग भी जीती और डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक है भाई, डायमंड लीग विजेता फर्स्ट भारतीय, पहले भारतीय। ठीक है भाई, डायमंड लीग भी जीती है और डायमंड लीग जीतने वाले ये पहले भारतीय बच्चों। कौन से भारतीय आपके फर्स्ट हैं, याद रखेंगे आप सभी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कौन से खेलों में, है ना, कौन से खेलों में इन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है तोड़ा था, तो आप कहेंगे अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ ना कब कब जीता। ठीक है, डायमंड लीग में इन्होंने जो जीता, ठीक है भाई, ये वर्तमान नहीं, ये वर्तमान नहीं आएगा, यहाँ से वर्तमान हटा देना, इनके रिकॉर्ड्स लिखवा देती हूँ मैं कब कब। ठीक है, एक सेकंड रुकेगा, पेज ऊपर हो जाए एक बार। हाँ, अब आपको समझ में आ जाएगा, एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, इसके बाद भी इन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए, ये पहले भारतीय बने डायमंड लीग जीतने वाले। तो डायमंड लीग जब इन्होंने जीती थी, ठीक है, 88.44 मीटर की दूरी पर भाला फेंका, इतनी दूरी का रिकॉर्ड है इनका। ठीक है, डायमंड लीग का, कहाँ का, डायमंड लीग का इतना रिकॉर्ड है, याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, उसके बाद जो है आपकी, ये बात है आपकी सितंबर 2022 में। ठीक है, ये कब की बात है आपकी, ये बात है सितंबर 2022 की। अब हुआ क्या है कि सितंबर से पहले जून के महीने में, कौन से महीने में, जून 2022 में, लिख लीजिएगा, यहां पर नोट लगाएंगे आप सभी, नोट लगाइएगा कि जून 2022 में, जून 2022 में पावो नुर्मी खेलों में, लिख लीजिएगा, पावो नुर्मी खेलों में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है भाई, कौन से खेलों में रिकॉर्ड बनाया, पावो नुर्मी गेम्स में एक रिकॉर्ड बनाया, जो कि हाईएस्ट आपका रिकॉर्ड है, याद रखिएगा, हाईएस्ट दूरी पर इन्होंने भाला फेंका था, लिख लीजिएगा 89.30 मीटर। ठीक है भाई, 89.30 मीटर, जिसमें इन्होंने अपने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओलंपिक वाला हो चाहे डायमंड लीग वाला हो, है ना, डायमंड लीग से भी कम हुआ, मतलब ज्यादा हुआ ना ये, तो याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए, क्लियर है आपको, फटाफट क्लियर है ये जो रिकॉर्ड मैंने बताया। तो हाईएस्ट कौन सा हो गया, हाईएस्ट वाला कौन सा हो गया है, आप लोग बताएंगे। हाईएस्ट मैं हाईलाइट कर देती हूँ, दिस इज द हाईएस्ट वन। ठीक है, डायमंड लीग में कितना रिकॉर्ड बनाया था, 88.44। बस ये आपको दोनों याद रखने हैं, इन दोनों से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कौन से खेल से संबंधित है, भाला फेंक से। 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, जैवलिन थ्रो डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं भी, जैवलिन थ्रो डे भी मनाते हैं, याद रखिए। ठीक है, कौन सा डे मनाते हैं, जैवलिन थ्रो डे हम मनाते हैं, याद रखिए। ठीक है, इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला हुआ है। अगर आपसे मेडल वगैरह के पूछ लेंगे तो लिख लेंगे आप सभी। ठीक है, लिखेगा 7 अगस्त, इन्हीं के उस दिन को याद करने के लिए भारत में जैवलिन थ्रो डे मनाया जाता है, जैवलिन थ्रो डे। ठीक है भाई, इसके साथ साथ इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया था। ठीक है, कौन सा मेडल दिया गया, परम विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, इनको सारे के सारे पुरस्कार मिले हुए हैं खेलों के। आप चाहे किसी भी खेल पुरस्कार की बात कर लो, उससे नीरज चोपड़ा जी आपके सम्मानित है, याद रखेगा, है ना। आप चाहे किसी भी खेल पुरस्कार की बात कर लो, नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया जा चुका है। जैसे कि आपका भीम पुरस्कार हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, याद रखेगा, भीम पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। कौन सा मिल चुका है भाई, भीम पुरस्कार इनको मिल चुका है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, बताइए, बहुत अच्छे। ठीक है, लिख लीजिए, बिल्कुल, तो लिखेंगे आप सभी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है। कैसा पुरस्कार है भाई, ये खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है, लिख लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार इनको मिला था 2018 में। ठीक है भाई, ये मिला था 2018 में।
और अगर आपसे पूछेगा बताइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब मिला, 2021 में मिला है, लिखेंगे आप सभी। ठीक है, लिख लीजिएगा 2021 में। 2020 में जो है इनको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। किससे किया गया था? परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित जो है आपका किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार इनको मिल चुका है, लिख लीजिएगा। कौन सा मिल चुका है? पद्मश्री। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे आप सभी। पद्म भूषण होता, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये 3 पुरस्कार है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये 3 पुरस्कार है, याद रखेंगे आप सभी, नोट कर लीजिएगा। पद्म पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पेपर में आ जाए क्वेश्चन, बताओ क्या विशिष्ट सेवा मेडल मिला है? बिल्कुल मिला है। क्या परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है? तो दोनों मिले हुए, दो अलग, मतलब एक पुरस्कार होता है जिसका नाम है विशिष्ट सेवा मेडल, फिर एक है आपका परम विशिष्ट सेवा मेडल, दोनों ही आपके मिले हुए हैं। 2022 में मिला है ये वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था 2022 में। और विशिष्ट सेवा मेडल कब मिला है? यहां पर लिख देती हूँ, विशिष्ट सेवा मेडल ये मिला था 2020 में। ठीक है, 2020 में। और अब मिला है 2022 में परम विशिष्ट सेवा मेडल। पद्मश्री भी आपको मिला है 2022 में, रिपब्लिक डे पर इनको दिया गया। तो ये पुरस्कार आपको याद रखने, यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है अबाउट नीरज चोपड़ा जी, वो आप लिख लेंगे। यहां पर आपको याद रखना है कि एक पुणे में आर्मी स्कूल है, एक पुणे में स्कूल है जिसका नाम है आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, लिख लीजिएगा। ठीक है भी, लिखिएगा आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है भाई, एक तरह से आप इसे स्टेडियम समझिएगा, ASI स्टेडियम। ठीक है, इंस्टीट्यूट स्टेडियम। ठीक है, लिख लीजिएगा, ऑफ पुणे। ये कहां पर है? आपके पुणे में। इसका नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम किन के नाम पे रखा जाएगा? नीरज चोपड़ा जी के नाम पे रखा गया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अब नीरज चोपड़ा स्टेडियम। क्या नाम है भाई? इसका नाम है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। क्या नाम है आपका? नीरज चोपड़ा स्टेडियम नाम है, लिख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे आप सभी यहाँ पर लिखेंगे कि स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने जो क्या किया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, स्विट्जरलैंड टूरिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है, स्विट्जरलैंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नीरज चोपड़ा जी को नियुक्त किया है फ्रेंडशिप एम्बेसडर के तौर पर। ठीक है भाई, किस तौर पर नियुक्त किया है भाई? फ्रेंडशिप एम्बेसडर है ये। कौन से एम्बेसडर हैं? लिख लीजिएगा, एम्बेसडर है ये, फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, तो कम से कम ये जानकारी आपको अबाउट नीरज चोपड़ा जी होनी चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। क्लियर है आपको? जल्दी से बता दीजिएगा बेटा। ये 2018 वाले कॉमनवेल्थ खेल हैं। ठीक है, ये 2018 वाले कॉमनवेल्थ खेलों में, 2022 में तो पार्टिसिपेट नहीं किया ना, 2018 वाले हैं। ठीक है, ठीक है, 2018 वाले खेल थे बेटा। ठीक है, बताइए। अरे चैंपियनशिप है आपकी, अजीब बच्चे हो। ये जो कह रहे कि मैम ये पावो नुरमे गेम्स, कहाँ लिखे थे मैंने? ये रहा, कहाँ लिखा था? ये रहा ना यहाँ पर, जून 2022 में पावो नुरमे खेलों में। तुम लोग जो है ना बहुत ही अच्छे बच्चे हो। ठीक है, ये गेम्स है आपके जो कि फिनलैंड में होते हैं। कहां पर? फिनलैंड। तो ये स्थान का नाम है यहाँ पर, फिनलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चैंपियनशिप होती है जिसको पावो नुरमे गेम्स के नाम से आप लोग जानते हो। पावो नुरमे गेम्स ये कहां पर होते हैं? फिनलैंड में होते हैं। चैंपियनशिप है आपकी ये क्या है? चैंपियनशिप है आपकी, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। इसके बाद इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, इसके बाद इनका एक और रिकॉर्ड है, 89.94 मीटर का है। ठीक है, 89.94 मीटर का। ठीक है, जहां तक मेरी अपडेट है, शायद इसके बाद इन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया होगा। 89.94 मीटर, ये कहां पर बनाया? ये बनाया स्टॉकहोम डायमंड लीग में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वाली डायमंड लीग अलग है, ये वाली अलग है, मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। ठीक है भाई, बताइए।
ठीक है, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, याद रखेगा। फिलहाल आप ये लिख लीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं आता आपके एग्जाम में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, मैं तो फिर भी इतना डिटेल में आपको बता ही रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, अगले जो प्लेयर है हमारे पास, अगले जो प्लेयर है आपके पास, वो है आपके यहाँ पर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल जिससे क्वेश्चन आता है पेपर में, बताओ इनका संबंध राज्य के किस जिले से है। ठीक है, जिले का नाम पूछेगा, आपसे पूछेगा, बताइएगा साइना नेहवाल का, जी बिल्कुल लिख लीजिएगा, आपसे पूछेगा बताइए कि जो साइना नेहवाल है, साइना नेहवाल का कहां से संबंध है, उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी लिख लेंगे हिसार से संबंधित है। कहां से है, हिसार से, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, निवासी कहां पर है, ये भी पूछ सकता है आपसे, भाई साइना नेहवाल कहां की निवासी है, उत्तर दीजिएगा। अगर आपसे निवासी पूछेंगे तो आप कहेंगे हैदराबाद, कहां की है आपके, हैदराबाद की है, लिख लीजिएगा। ठीक है, निवासी कहां पर आ जाएंगी, हैदराबाद। ठीक है भाई, हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की निवासी। ठीक है, बस यही क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता डिटेल में। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है सिंपल सा, यही आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा दिक्कत है पीपीटी में। पीपीटी में दिक्कत ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। ठीक है, कहाँ के, बॉक्सिंग के। ठीक है, अभी ये जो प्लेयर्स के नाम है ना आपके, ये सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड करा दूंगी। ये लिस्ट आपको बकायदा मिल जाएगी पूरी की पूरी, स्पोर्ट्स वाइज कौन कौन से हैं, ये लिस्ट आपको खुद पढ़नी है। इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करा रही, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें करा रही हूँ वो मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, ये तो आपको पीपीटी में मिल जाएगा। जो मुझे आपको मेन चीजें लिखवानी है वो मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, ये कुछ सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है जो आपको खुद देखना है, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, क्योंकि देखो खिलाड़ियों का अंत नहीं है हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा सा कंटेंट लिख लीजिएगा। सबसे पहला नाम आएगा भीम सिंह जी का। ठीक है भाई, सबसे पहला नाम है यहाँ पर, एक प्लेयर है आपके जिनका नाम है भीम सिंह जी, तो लिखेंगे आप सभी भीम सिंह जी। ठीक है भाई, लिखेगा भीम सिंह जी। ठीक है, ये कब की बात है आपकी, 1968 की। कब की बात है आपकी, 1968 की बात है। भीम सिंह जी ने क्या किया, 6.9 फीट ऊंचा कूद कर एक पदक जीता था, याद रखेगा। ये जानकारी आपको मिलती है, याद रखेगा, कि इन्होंने ऊंची कूद में पदक जीता। ठीक है भाई, ऊंची कूद। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, आपसे ये पूछा जाता है, बताइएगा कि ये जो भीम सिंह जी हैं, भीम सिंह जी का संबंध किस खेल से है। ठीक है भाई, क्या क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि भीम सिंह जी का संबंध किस खेल से है, उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। ठीक है भाई, हाई जंप ऊंची कूद से संबंधित थे, लिख लीजिएगा। किससे संबंधित थे बेटा, ये आपके ऊंची कूद से संबंधित थे, लिखेंगे आप सभी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कौन से खेलों में जीता था, 1968 में ओलंपिक्स में जीता था, लिख लीजिएगा। 1968 में जो समर ओलंपिक्स थे उसमें इन्होंने मेडल जीता था। किसमें जीता था बच्चों, समर ओलंपिक्स में, 1968 के। ठीक है, ओलंपिक में पदक जीता हुआ है, याद रखेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर कहा जाता है कि भीम पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। एक तो महाभारत में भीम था, एक तो कहीं कहीं पर आपको वो नाम मिलेगा कि महाभारत में भीम के नाम पर है, एक कहीं कहीं पर आपको ये लिखा मिलेगा कि इन्हीं के नाम पर दिया जाता है भीम पुरस्कार। ठीक है, तो भीम पुरस्कार इनके नाम पर शुरू हुआ, ऐसा भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा, इनके नाम पर, जिसमें 5 लाख रुपए आपकी पुरस्कार राशि है। और हरियाणा में भिवानी में एक भीम स्टेडियम भी है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा स्टेडियम, हरियाणा के भिवानी में एक भीम स्टेडियम भी है, जो कि कहां पर है, आपके भिवानी में। आई बात समझ में। तो ऐसी चीजें शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होंगी, तो इसलिए मैं आपको ये अलग से लिखवा रही हूँ। ठीक है, ये मैं आपको अलग से लिखवा रही हूँ क्योंकि ये आपको चीजें इजीली मिलती नहीं है। ठीक है, बताओ। ठीक है, तो एथलेटिक्स से संबंधित थे। ठीक है भाई, याद रखिएगा, ये जो ऊंची कूद होता है किसमें आता है, आपके एथलेटिक्स में आता है, याद रखेंगे आप सभी।
एथलेटिक्स में कई सारे इवेंट होते हैं, तो एथलेटिक्स में ही इवेंट होता है ऊंची कूद वाला, तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है भाई, ठीक है। शायद आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपने नहीं सुना था तो आज आपने सुन लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको सुन के अच्छा लगा होगा। ठीक है भाई, अगला जो नाम आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पर, वो है आपके चांद राम। ठीक है, चांद राम हरियाणा से। ठीक है, चांद राम जी भी आपके खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्या है आपके खिलाड़ी। अब इनके बारे में भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है भाई, पहली बार पढ़ा है कोई बात नहीं, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगले जो प्लेयर है दूसरे नंबर पे, ये आ जाएंगे आपके चांद राम। ठीक है, चांद राम, चांद राम। तो अगर हम चांद राम जी की बात करते हैं, लिख लीजिएगा आप सभी, अगर हम यहाँ पर चांद राम जी की बात करेंगे, पैदल चाल से संबंधित है, लिख लीजिएगा। किससे संबंधित है ये, आपके पैदल चाल से। ठीक है, लिख लीजिएगा पैदल चाल। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्दन में शायद कुछ चड़क वगैरह आ गई है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, बहुत दर्दाज। पैदल चाल, ठीक है, पैदल चाल से संबंधित है, लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे आप सभी पैदल चाल। 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे, आप सभी जानते हैं कि 1982 में दिल्ली में एशियाई गेम्स हुए थे। ठीक है भाई, एशियन गेम्स हुए थे। इन्होंने एशियन गेम्स में पदक जीता था। ठीक है भाई, किसमें पदक जीता था भाई, एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा। कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जो है इन्होंने एशियन गेम्स में जीता था, लिख लीजिएगा। और 1983 में कुवैत में एशियाई ट्रैक में भी गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, 1983 में कुवैत में, ठीक है, एशियाई ट्रैक में इन्होंने क्या जीता था भैया, गोल्ड मेडल जीता था, याद रखें। ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी, कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, बताइएगा। गोल्ड मेडल जीता था, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, किन की बात कर रहे हैं, चांद राम जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1984 में, लिख लीजिएगा यहीं पर कि 1984 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, लिखेगा। 1984 में भारत का प्रतिनिधित्व, ठीक है, क्या किया इन्होंने, भारत का प्रतिनिधित्व किया था ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, लेकिन मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन मेडल जो है आपका नहीं जीत पाए थे, याद रखिए। ठीक है, तो इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री दिया गया। तो अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था, 1982 में, जब इन्होंने मेडल जीता तो भारत सरकार इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करती है। कौन सा पुरस्कार देती है, अर्जुन पुरस्कार। 1983 में इनको पद्मश्री दिया गया। ठीक है भाई, कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार इनको 1983 में दिया जाता है, लिख लीजिएगा। बताइए, आई बात समझ में, जल्दी से बताइए। संबंध कहां से था, तो कहा जाता है कि इनका संबंध जींद जिले से। ठीक है, अब देख लेना, क्योंकि पुराने जो खिलाड़ी है ना, उनके बारे में डाटा बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम अवेलेबल है। चाहे आप गूगल पे देख लीजिएगा या आप कहीं पर भी देख लेना, बहुत कम चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बताइए, याद रखेंगे आप सभी, बताइए। ठीक है, चांद राम बैरागी के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं बच्चों, चांद राम बैरागी के नाम से भी जाने जाते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो नाम है आपका वो है बहादुर सिंह जी। बहादुर सिंह जी के बारे में मैंने आपको शायद कल बताया हूं, याद है आप लोगों को, कब बताया था कल, बताओ। बहादुर सिंह जी, हे भगवान, क्या ही होगा जीवन में, बताइए जल्दी से। कल मैंने कब पढ़ाया होगा, आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कल बहादुर सिंह जी के बारे में, मुझे तो लग रहा है कि शायद बताया हो कुछ। ठीक है, चलिएगा, तो चलते हैं आगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लेयर है आपके भाला फेंक प्लेयर, लिखेंगे गोला फेंक। ठीक है, गोला फेंक है ये आपके, लिख लीजिएगा। शॉर्ट पुट से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, शॉर्ट पुट,
गोला फेंक। ठीक है, कौन है आपके बहादुर सिंह जी? ठीक है भाई, कौन है आपके बहादुर सिंह? इन्होंने कौन सा मेडल जीता 1982 में एशियाई खेलों में? ये देखो, ये वाले जो एशियाई गेम थे ना 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स, यही वाली चैंपियनशिप में बहादुर सिंह भी थे 1982 में। इन्होंने जो है आपका लिख लीजिएगा स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है भाई, कौन सा मेडल जीता इन्होंने एशियन गेम्स में? ठीक है, गोल्ड मेडल जो है आपका जीता था, लिख लीजिएगा। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि इनको भीम पुरस्कार भी दिया गया था, सबसे पहले वाला है ना, 5 लोगों में इनका नाम भी बताया था, अगर आपको याद हो। याद है आप लोगों को? बताइए। ठीक है, बताइए। ठीक है, ठीक है, तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं देखना। इनको मिला अर्जुन पुरस्कार। ठीक है भाई, अर्जुन पुरस्कार। इनको मिला पद्मश्री पुरस्कार। अब ध्यान से सुन लेना, पद्मश्री। हरियाणा वाला पुरस्कार अभी होल्ड पे रखो, वो तो मैंने कल बता ही दिया था आपको। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला। अब तुम कहोगे मैम द्रोणाचार्य पुरस्कार तो शिक्षक को मिलता है, कोच को मिलता है, तो ये आपके कोच थे। ठीक है भाई, किसके कोच? हमारी जो इंडियन एथलेटिक टीम है उसके हेड कोच। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा, इंडियन एथलेटिक टीम के, इंडियन एथलेटिक टीम के ये हेड कोच रहे। क्या रहे? आपके हेड कोच। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। इंडियन एथलेटिक टीम के ये हेड कोच थे, जिसके लिए इनको बाद में, मतलब पहले प्लेयर थे, फिर ये आपके हेड कोच बन गए। ठीक है, अब हेड कोच बनेंगे तो याद रखेंगे आप सभी, इनको जो है यहां पर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, कौन सा पुरस्कार होता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1982 में। 1982 से पहले भी इन्होंने 1978 में बैंकॉक में एशियाई खेल हुए थे। ठीक है, ठीक है, 1978 में जो बैंकॉक में खेल हुए थे एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, उसमें भी इन्होंने क्या जीता था भाई? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो इन्होंने अपने जीवन में 2 मेजर गोल्ड मेडल जीते, उसके अलावा गोल्ड मेडल के अलावा इन्होंने ये जो एशियन गेम्स में जीते थे, याद रखिए। फिर उन्होंने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, तो 3 गोल्ड हो गए। इन्होंने जो है आपके 3 ब्रॉन्ज जीते हैं और 2 सिल्वर, टोटल अगर आप मेडल की बात करोगे तो ये इनके मेडल टैली है, याद रखना। ठीक है, मेडल टैली अगर आपसे पूछ ले इनकी तो आपको पता होने चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखोगे आप सभी? ठीक है भाई, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट लिखेंगे आप सभी यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा कपिल देव जी। ठीक है भाई, क्या जाएगा यहां पर? कपिल देव जी। अब कपिल देव जी से भी कई क्वेश्चन आते हैं, लिख लीजिएगा कपिल देव जी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, देखो मुझे नहीं पता कि मुद्दे की बात है कि नहीं, तुम बोलोगे मैम क्लास में टाइम वेस्ट करो, ये करो मत करो, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 1-2 बच्चे अगर बोल भी देंगे। आप सभी जानते हैं कि जंतर मंतर पे भारत के वो खिलाड़ी जिनके नाम के स्टेटस आप लोग लगाते हो, जिनके नाम के पोस्टर, जिनके साथ फोटो खिंचवा खिंचवा के, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, किसी पद पर हो, जो ये क्रेडिट लेता है कि हाँ देखो भारत ने पदक जीता, अगर वो प्लेयर आज धरने पे है तो आपको क्या लगता है किस हद तक सही है, किस हद तक चीजें गलत है? आप लोग अपनी राय एक बार बताना, आप लोगों के विचार क्या है इस बारे में। और इसमें मुद्दा यही है कि वो जो ब्रजभूषण है उसके खिलाफ में एफआईआर या फिर जो भी आप कहिए कंप्लेन है ना, तो वो आपका हैरेसमेंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला ही केस है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि वो सही है कि गलत है? जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 15-15 साल हो गए, 12-13 साल हो गए, अब जा करके इनको होश आया। तो मैं एक चीज बता देती हूँ, बीइंग अ गर्ल, जितने भी लड़कियां होंगी ना फिलहाल क्लास में, शायद वो समझ पाए कि हैरेसमेंट की कंप्लेन करने के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं सच बता रही हूँ,
ये बहुत बड़ी चीज होती है इस चीज को एक्सेप्ट करना कि हाँ भी मेरा शोषण हो रहा है, मैं इसके खिलाफ कंप्लेन करूं। तो बड़ा जिगरा चाहिए इस चीज के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं घर में क्या कहते हैं कि रहने दो, कुछ मत बोलो, ये होगा, ये हो जाएगा, नाम खराब होगा, तो काफी सारी चीजें आ जाती है उसमें। तो क्या बिल्कुल भी किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि जा करके हाँ एक बार उनसे बातचीत की जाए? आप मुझे बताइए। है ना, बहुत बड़ा दिल लगता है, मतलब जिगरा चाहिए इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि हाँ ऐसा हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना। भाई तुम घर में भी किसी को बताओगे ना, तुम्हारे ऊपर 4 उंगलियां उठती है। इस चीज को मानो। अगर मैं सच बता रही हूँ, अगर आप कुछ कंप्लेन करोगे ना कि भाई देखो आपने कंप्लेन कर दी कि भाई इसने ना ऐसे ऐसे किया, तो पहले आपने उसके ऊपर कंप्लेन की, 3 उंगलियां आप पे आ जाती है। आप गलत नहीं हो, लेकिन आपके ऊपर हमेशा एक कि भाई इसमें तो दिक्कत नहीं थी, वही चीज चल रही है अभी, पता नहीं क्यों भाई ऐसा है। ठीक है, तो अब आप लोग देख लो कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाएं सिर्फ योजनाएं ही है। ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा इस राज्य में भी और देश में भी, मैं कहूंगी। ठीक है, वो जो मोदी जी बड़े पोस्ट डालते हैं, खिलाड़ियों ने नाम रोशन कर दिया, तो अब खिलाड़ियों की नाम रोशन वाली चीजें कहाँ गई है? अब कहाँ गए सब लोग? है ना, नहीं बोलती। और चलो झूठ बोलना इस लेवल तक नहीं बोला जाता भी। ठीक है, ठीक है, इस लेवल तक नहीं जाएगा कोई भी इंसान, इसका मतलब सच में हुआ। और उनके पास इतनी पावर होती है ना कि अब बोलने नहीं दिया जाता इंसान। और एक छवि होती है किसी की भी। ठीक है, एक छवि होती है। आप विनेश फोगाट, फोगाट सिस्टर्स का नाम लो, एक छवि है, वो रोल मॉडल है। ठीक है, तो उनके ऊपर जब उन्होंने कंप्लेन की होगी या उन्होंने सोचा होगा, तो उनकी पूरी की पूरी वो जो छवि है ना, वो धूमिल होती है कहीं ना कहीं पे। और ये चीज आपको दिखेगी, कहीं पे कोई न्यूज नहीं दिखाई देती क्योंकि उनको दिखाते ही नहीं है लोग। ठीक है, पहले लोग ये कहते थे गीता फोगाट ऐसी है, लोग चाहेंगे हमारी बेटी बन जाए। अब क्या है ना कि इमेज वो होती है, तो उसके बारे में भी उन्होंने नहीं सोचना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, हिम्मत चाहिए होती है, ऐसे नहीं होता कुछ भी। ठीक है, तो वो झूठा नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि झूठ है, ये है, वो है। अब वो ऐसे ही लोग होते हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, हैरेसमेंट हो गया तो हो गया। ठीक है, तो आप लोग भी कीजिए, ऑनलाइन है जिस प्रकार से कर सकते हैं साथ दीजिए। 1983 में, ठीक है, लिखेंगे आप सभी, पहली बार लिख लीजिएगा, 1983 में, ठीक है, जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, कप्तान थे, क्या थे ये? कप्तान थे टीम के, भारतीय क्रिकेट टीम के, क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है भाई, क्या है आपके? क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, कपिल देव जी क्या है आपके? क्रिकेट प्लेयर हैं। पुरुष आयोग का गठन कब होगा? मैं निशब्द हूं। ठीक है, करवा देंगे पुरुष आयोग का गठन। वो जो डाटा है ना आता है, ठीक है, कि इतने रेप केस हैं महिलाओं के, और किसने किए हैं? पुरुषों ने किए। जिस दिन वो डाटा बराबर हो जाएगा ना, उस दिन तुम पुरुष आयोग का गठन करा लेना। ठीक है, तो मेरी जुबान मत खुलवाओ, चुपचाप शांति से बैठ जाओ क्लास में। मैं एक तरफा नहीं बोले, लेकिन दोनों तरफ की चीज है। मैं ये नहीं मानती कि गलत हमेशा लड़की के साथ होता है, लेकिन वो एक अलग सीन है ना भाई आप लोगों का। ठीक है, तो महिलाएं होती कहाँ थी? हरियाणा में तो लड़कियों का तोड़ा पड़ गया था। है, तुम्हें रिश्ते के लिए यूपी बिहार जाना पड़ता, लड़कियां नहीं मिलती हरियाणा में। तुम बात कर रहे हो बराबरी की, इस चीज पे, इस मुद्दे पे मत करो। ठीक है, इस मुद्दे पे बहस मत करो मेरे साथ। ठीक है, चलो। हरिकेन मतलब इस मुद्दे पे डिबेट हो सकती है भाई। हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, याद रखेगा कपिल देव जी को। हरिकेन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, तूफान होता है, तूफान। हरिकेन क्या एक तरह का तूफान है, याद रखेगा। इनका पूरा नाम है कपिल देव रामलाल निखंज। क्या नाम है भाई? कपिल देव रामलाल निखंज इनका पूरा नाम है। कपिल देव रामलाल निखंज जो है आपका पूरा नाम। ठीक है, लिख लीजिएगा, कपिल देव, कपिल देव रामलाल निखंज। ठीक है, रामलाल निखंज। ठीक है, लिख लेंगे आप सभी। किनकी बात करें? कपिल देव जी की। कहां से है आपके? चंडीगढ़ से, हरियाणा, प्रॉपर हरियाणा से नहीं है,
चंडीगढ़ से है तो चंडीगढ़ से है, तो आधे हरियाणा से, आधे पंजाब से लगा लो। ठीक है, तो दोनों भाई भाई आपस में बांट लेंगे आधा आधा। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, बुक की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपको जो है यहाँ पर बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी टीजीटी का एग्जाम हुआ है, जिस दिन पूरा सिलेबस हो जाएगा आप एक एक क्वेश्चन टीजीटी वाला अपनी क्लास से मिला दोगे। ठीक है, हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बाहर से जाए, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, इन्होंने 200 ओडीआई विकेट लिए थे और ये पहले क्रिकेटर थे। ठीक है भाई, 200 ओडीआई, ओडीआई होता वनडे इंटरनेशनल, विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर। ठीक है, फर्स्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्रिकेटर। ठीक है, फर्स्ट क्रिकेटर। ठीक है, पहले खिलाड़ी। ठीक है, क्या थे भाई आपके पहले क्रिकेटर, यानी कि फर्स्ट खिलाड़ी थे, लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ आज 6 बजे क्लास है, चाहे कुछ भी हो लेकिन क्लास तो आपकी ही है। ठीक है, जरूर है 100%। ठीक है भाई, इन्होंने अगर हम टोटल बात करेंगे 400 से अधिक विकेट लिए हुए, मतलब 434 विकेट लिए हैं, तो 400 प्लस विकेट लेने वाले भी पहले खिलाड़ी, 5000 रन पूरे करने वाले टेस्ट मैच में पहले खिलाड़ी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऑलराउंडर है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है भाई, क्या है ये आपके ऑलराउंडर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम से 2010 में इनको सम्मानित किया गया, शामिल किए गए थे ये 2010 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में। किसमें भी? आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया था। किनकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पर? कपिल देव जी की बात की जा रही है। किनकी बात की जा रही है भाई? कपिल देव जी की बात की जा रही है, लिख लीजिएगा। ठीक है, कपिल देव जी की बात है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, बताइए। ठीक है, लिख लीजिएगा। 1982 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण। पद्म भूषण। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। बताइए, याद रखोगे सभी क्रिकेट के बारे में ये सारी की सारी चीजें? ठीक है, लिख लीजिएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? कपिल देव की बात कर रहे थे, कपिल देव जी की। ठीक है, बहुत ही शानदार प्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा आप सभी। देखो नेक्स्ट में ना आपको मैंने कुछ नाम दिए हैं पीडीएफ में, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में मैक्सिमम खिलाड़ी आपको कहाँ के मिलेंगे? भिवानी के मिलेंगे। ये बाइलिंगुअल मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, ये जो खिलाड़ी है ना बॉक्सिंग के, ये भिवानी से है। भिवानी को क्या कहा जाता है? हरियाणा का मिनी कुबा कहा जाता है, इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर बॉक्सिंग का गढ़ है। तो दिनेश कुमार ये भी भिवानी से है, जगदीश सिंह जी भिवानी से, मनोज कुमार जी कैथल से हैं, विजेंद्र सिंह जी। तो आपको विजेंद्र सिंह जी के बारे में पढ़ाऊंगी मैं। किनके बारे में? विजेंद्र सिंह जी के बारे में। विकास कृष्ण यादव जी हिसार से हैं, मनीष कौशिक जी भिवानी से। कहां से है? आपके भिवानी से। तो लिख लेंगे आप सभी विजेंद्र सिंह जी के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी एक बॉक्सिंग प्लेयर है, लिख लीजिएगा। कैसे प्लेयर है? आपके बॉक्सिंग प्लेयर। अब विजेंद्र सिंह जी का नाम, ठीक है भाई, किस लिए बॉक्सिंग में इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है? तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, लिख लीजिएगा, इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता। ठीक है, बीजिंग ओलंपिक में क्या जीता था भाई? मेडल जीता था। कौन सा मेडल? ब्रोंज मेडल। ठीक है, इसलिए इनका नाम इतना प्रोमिनेंट है, याद रखिए। और ये पहले खिलाड़ी थे मेडल जीतने वाले। ठीक है भाई, ठीक है, पहले खिलाड़ी। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। बताइए, ठीक है, बताइए, जल्दी से बताइए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल मैं आपको एक और सेशन दूंगी जो कि क्वेश्चन वाला होगा, उसमें ओलंपिक से रिलेटेड, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक, आपके कॉमनवेल्थ से रिलेटेड और खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित प्रश्न होंगे, हरियाणा के खिलाड़ियों से संबंधित। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम कल वाली क्लास में करके फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास में। तो नया टॉपिक कौन सा टॉपिक होगा? अब हम करने वाले हरियाणा में उद्योग धंधे, फिर हम करेंगे हरियाणा में खनिज, और फिर करेंगे हरियाणा की योजनाएं। ठीक है, फिर दिव्य बैच में सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट।
फिर दिव्य बैच में और आपके बैच में लगेगी एक मैराथन क्लास, ठीक है, क्वेश्चन वाली, ठीक है, क्वेश्चन वाली एक क्लास लगेगी फिर आपकी दिव्य बैच में और सुल्तान में। फिर दिव्य बैच को हम कर देंगे बंद और क्लास आपकी चलती रहेगी सुल्तान बैच में हरियाणा जी के। बाकी सब्जेक्ट स्पेशल आपके दिव्य में भी चलते रहेंगे और आपके सुल्तान में भी चलते रहेंगे जैसे चल रहे, ठीक है। तो सुल्तान की भी जो आपका जो बाकी सब्जेक्ट है 18 तारीख को एयरफोर्स वाले बच्चों का पेपर है, तो मेरी कुछ मैराथन लगी है, अभी संडे को भी है, ठीक है, हो सकता है सैटरडे को भी है, कल भी है। तो अगले वीक में, यानी कि इस वीक मेरी मैराथन है बहुत ज्यादा, अगले वीक में आपके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की 3 घंटे की क्लास सोच रही हूँ कि 3 घंटे या 4 घंटे में आपको मैं 200 क्वेश्चन करा दूं डिजास्टर मैनेजमेंट के एक साथ, ठीक है, और 200 क्वेश्चन करा दूं आपको रूरल मार्केटिंग के एक साथ। तो फिर वो आपका प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा, ये डेली वाला चक्कर खत्म हो जाएगा, रोज रोज हमें जो क्लास करते हैं ना रोज रोज 1-1 घंटा, वो पूरा एंगेजमेंट खराब हो जाती है उससे। तो 2-2, 3-3 क्लास लग जाए, ऐसे एक बार जोटा मार दें आपका, ठीक है, जैसे 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करा सकती हूँ मैं, तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन हो पाएंगे। तो 2-2 घंटे की मान लो 3-4 क्लास लग जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाए, 2-2 घंटे क्लास लग जाए और आपकी रूरल मार्केटिंग भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और मैंने अभी बैच लिया है, आपने अभी बैच लिया है, रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। अरे एप्लीकेशन पे फिलहाल तो मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, ऐप की, ठीक है, ऐप की बात कर रही हूँ, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही, वाईटी की कोई बात नहीं कर रही, ऐप पर ही करवाऊंगी। एप्लीकेशन पे सिलेबस कराना है, यूट्यूब पे सिलेबस क्यों कराऊंगी। फिर आगे देखेंगे, क्योंकि देखो सुल्तान तो कंप्लीट होने को, हरियाणा इकोनॉमी में लगेगा टाइम, तो हरियाणा इकोनॉमी पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या है ये बताना है। अच्छा, जैसे मेरे पास कुछ एक बच्चों के मैसेज आए थे कि मैम ये कंटेंट आप यहाँ से पढ़ा दो, ये कंटेंट है, और जो दूसरे लोगों का कंटेंट मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि मैम इन्होंने पढ़ाया हुआ है, आप भी ऐसे ही पढ़ा दो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप किसी के कंटेंट को दूसरे टीचर्स को, दूसरे प्लेटफॉर्म के टीचर्स को शेयर ना करें, ठीक है। तो आप यहाँ का कंटेंट वहां भेजो, वहां का कंटेंट यहाँ भेजो, ये चीजें अच्छी नहीं है, मतलब पर्सनली बता रही हूँ, अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो आप ऐसा मत किया कीजिए। दूसरा कि जितना भी कंटेंट आपको मिला है वो मेरा अपना रिसर्च किया हुआ कंटेंट है, ठीक है। करंट अफेयर उसके साथ ही मिलेंगे, जब सुल्तान में होगा ना रीता तभी करा देंगे करंट अफेयर, ठीक है। जब सुल्तान में होगा, डिजास्टर 2 मई की पीडीएफ, 2 मई की क्लास हुई नहीं थी, आज होगी, कल क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। स्टैटिक जीके की क्लास कल या परसों में शुरू हो जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। मैं पढ़ा दूं स्टैटिक जीके, मैं पढ़ा देती, मर्ज क्लास चल जाती, डिफेंस वाली क्लास स्टैटिक जीके की, ठीक है। मैं स्टैटिक जीके ही पढ़ाती हूँ वहां पे, अभी मैंने वहां कंप्यूटर पढ़ाया है, ठीक है, खतरनाक। अब कल वहां पर जीएस वाला पार्ट स्टार्ट करूंगी, लेकिन कोई नहीं, आपके नए सर उनकी क्लास लगा देंगे, ठीक है। तो आप एक तो ये काम मत कीजिए। दूसरा ये कि जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है उसको 10 रिसोर्सेज से तैयार किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हरियाणा इकोनॉमी है ना, वो पूरा सिलेबस आपका बीकॉम का जो एक सब्जेक्ट होता है, बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ हरियाणा, तो बीकॉम के सिलेबस से ही पढ़ा रही हूँ मैं आपको। बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ हरियाणा की बुक आती है, अगर आप चाहे खरीद सकते हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी, उसमें काफी सारी चीजें बहुत वैसे दे रखी, कॉम्प्लिकेटेड करके, ठीक है। तो मैं आपको वहीं से पढ़ा रही हूँ, आप परेशान ना होइए। बस कंटेंट इधर उधर मत किया कीजिए किसी का भी, मतलब ये गलत चीज होती है, अगर आप लोग करते हो तो मत करना आगे। मतलब ये मेरी बीइंग अ टीचर एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वहां का यहाँ, यहाँ का वहां मत कीजिए। अगर आपके कोई दोस्त हो, टीचर को मत दीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी वाले सर से क्या दिक्कत हो गई, आप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते हो टीचर के साथ, मैंने देखा है। वो नए टीचर है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, है ना, गुस्सा हो जाते हैं। चलो बात कर लेंगे सर से, है ना, एक बार सर से बात करेंगे। थोड़े नए टीचर है ना, थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ता है ना। नई नई शादी करके ससुराल जाते हो तो सारी चीजें ऐसे नहीं होती ना, एडजस्ट करते हो ना, थोड़ा सा 2-4 दिन एडजस्ट करते हो, समझ जाते हो कि क्या नेचर है। तो कुछ दिन दिया करो टीचर को उनका नेचर समझने के लिए, ठीक है। ओके, वैष्णवी फिर भी हम बात कर लेंगे सर से कि क्या समस्या है बच्चों के साथ में, ठीक है। परेशान ना होइए, मैं पर्सनली बात कर लूंगी सर से, एक बार बोल दूंगी कि वो आपकी बातों को सुन, ठीक है। चलिए अब मैं चलती हूँ चाय पीने। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच रीता। 6 बजे मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, चलिए।